हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक तरंगों पर आधारित टॉप क्वेश्चंस को। तो जो आज की हमारी क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। और जो वीडियो की जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो जो हमारे आज की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हमारा ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो जो हमारी ध्वनि तरंगे होती हैं वह कैसी तरंगे होती हैं, वह अनुदैर्ध्य तरंगे व यांत्रिक तरंगे होती हैं। यानी ये क्या होती हैं, जो माध्यम होता है, माध्यम के कणों के समांतर ये तरंगे बहती हैं। तो ये तरंगे कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे और यांत्रिक तरंगे होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। जो हमारी प्रकाश की तरंगे होती है वह हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती है, वह माध्यम के कणों की गति की दिशा से लंबवत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। यांत्रिक तरंगे किसी न किसी माध्यम में होती हैं, या चाहे वो माध्यम ठोस, गैस, द्रव कुछ भी हो सकता है। तरंगों के वेग का मात्रक क्या होता है। तो तरंगों के जो वेग का मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, कोई तरंग 340 मीटर प्रति सेकंड गति की चाल से चल रही है और उसकी आवृत्ति 170 हर्ट्ज है, तो तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो जो तरंग की चाल होती है, चाल बराबर किसके होती है, आवृत्ति गुणा तरंगदैर्घ्य के होती है। तो जो हमें क्या निकालनी है, इसकी तरंगदैर्घ्य निकालनी है। तो तरंगदैर्घ्य बराबर किसके होगी, तरंगदैर्घ्य बराबर होगी किसके, चाल बटे आवृत्ति के। तो चाल बटे आवृत्ति जब करेंगे 340 बटे 170, तो कितना आंसर आएगा, 2 मीटर। कितनी होगी, 2 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक तरंग की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो जो हमारी एक तरंग की जो ऊर्जा होती है वह किस पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक तरंग की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी। यदि आवृत्ति को हम दोगुना कर देंगे, यानी v इजिकल टू किस क्या होता है, एन लैम्डा होता है। और यदि हम क्या कर दें, आवृत्ति को यदि दुगना कर दें, यानी जो हमारी आवृत्ति है इसको दुगना कर देंगे, जो हमारी तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो तरंगदैर्घ्य हमारी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के बीच जो संबंध होता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है, तरंग का परावर्तन होता है जब वह कैसे होती है, जब वह एक कठोर बाधा से टकराती है, तो उसका परावर्तन अत्यधिक दूर तक होता है। एक कण पूर्ण तरंग कितने शिखर और कितने गर्त होते हैं। तो एक पूर्ण तरंग में एक शिखर और एक गर्त होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगों में कणों की गति कितनी होती है। तो अनुप्रस्थ तरंगों में कणों की गति तरंग की दिशा के लंबवत होती है। अनुप्रस्थ तरंगे वह होती हैं जिनमें माध्यम के जो कण होते हैं उनसे लंबवत क्या होती है, तरंगे होती है। तो ये कैसी होती है, लंबवत होती है तरंगे। अगला क्वेश्चन है, तरंग ऊर्जा का संचार करती है लेकिन नहीं करती। किसका, तरंग जो होती है ऊर्जा का संचार करती है लेकिन किस चीज का संचार नहीं करती हैं। तो वो द्रव्यमान का संचार नहीं करती हैं। ध्वनि तरंग का वेग अधिकतम किस में होता है। तो ध्वनि तरंग का जो अधिकतम वेग होता है वह ठोस में होता है। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि नहीं चल सकती। तो जो निर्वात होता है उसके अंदर ध्वनि नहीं चल सकती। अधिक तीव्र ध्वनि उत्पन्न कहाँ होती है। तो जो अधिक तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है वह अधिक आयाम से होती है। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य ध्वनि की सीमा कितनी होती है। जो हमारी पराश्रव्य ध्वनि होती है वह ध्वनि वो ध्वनि होती है जिसे हमें नहीं सुनना चाहिए, यानी बहुत ही ज़्यादा स्पीड की ध्वनि होती है, वो बहुत तेज ध्वनि होती है जो हमारे कानों के लिए हानिकारक होती है, हमारे कान को खराब कर सकती है। तो वो ध्वनि होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि होती है वह कौन सी ध्वनि होती है, पराश्रव्य ध्वनि होती है। अधिश्रव्य ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है। तो अधिश्रव्य ध्वनि होती है उसका उपयोग सोनार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो तरंगों का मेल क्या कहलाता है। तो जब दो तरंगें आपस में मिलती हैं तो उनका मेल क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। दो समान आवृत्ति वाली तरंगों के मिलने पर उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं। तो समान आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को मिलने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है
उसे सन्नाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तित ध्वनि की दूरी क्या होती है? परावर्तित ध्वनि की दूरी 17 मीटर होती है। तब प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय अंतराल कितना होता है? 0.2 सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, परावर्तित ध्वनि को सुनने की घटना को क्या कहते हैं? तो परावर्तित ध्वनि को सुनने की जो घटना को कहते हैं प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? ध्वनि तरंग की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल होती है। अगला क्वेश्चन है, कोई तरंग माध्यम के कणों को कंपन को उत्पन्न करती है, ये क्या कहलाता है? कंपन उत्पन्न करना क्या कहलाता है? तरंग की गति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, तरंग का मानवीय श्रवण सीमा क्या है? तो तरंग की जो मानवीय श्रवण सीमा है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की है। अगला क्वेश्चन है, तरंग का वेग किस पर निर्भर करता है? तो जो तरंग का जो वेग होता है वह माध्यम पर निर्भर करता है। किन तरंगों के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो जो हमारी कौन सी तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? जो चुंबकीय तरंग होती हैं वो अयांत्रिक तरंगें होती हैं, उन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की तरंगों में अनुकूल और प्रतिकूल दबाव होता है? तो जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं उनमें अनुकूल और प्रतिकूल दबाव होता है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे धीमी गति से चलती है? के अंदर गैस के अंदर जो ध्वनि होती है वो सबसे धीमी गति में चलती है। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग किस में चल सकती है? जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वह ठोस के अंदर चल सकती है। जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें कैसी होती हैं? तो जल की सतह पर जो उत्पन्न तरंगें होती हैं वह केवल अनुदैर्ध्य तरंगें जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें कैसी होती है? तो जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें यौगिक तरंगें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थायी तरंगें कब उत्पन्न होती हैं? तो स्थायी तरंगें जब उत्पन्न होती हैं जब परावर्तन से उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंग की गति किस पर निर्भर करती है? ध्वनि तरंग की गति तापमान पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि की गति सामान्यतः कितनी होती है? तो हवा के अंदर ध्वनि की गति 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, दो ध्वनि की ऊंचाइयों का अंतर क्या होता है? तो दो ध्वनि की ऊंचाइयों का अंतर आवृत्ति होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वह गुण जो विभिन्न व्यक्तियों की आवाज को अलग करता है तो वो क्या कहलाते हैं? उसकी गुणवत्ता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, तरंग गति का सूत्र क्या है? तो तरंग गति का सूत्र होता है v=f/λ के, यानी वेग = आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है, तरंगों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि स्रोत और प्रेक्षक के बीच दूरी घटती है तो ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? घटती है। ध्वनि की आवृत्ति घटती है। अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि स्रोत प्रेक्षक के बीच की दूरी घटती है तो ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। उपयुक्त घटना को क्या कहते हैं? उपयुक्त घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। कि जो ये ध्वनि घटती है, दूरी घटती है तो जो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है, इस घटना को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ध्वनि की गति उस माध्यम के किस गुण पर निर्भर करती है? तो उसकी लोचता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के मिलने से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? तो दो तरंगों के मिलने से उत्पन्न ध्वनि को सन्नाद कहते हैं। सन्नाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनार का पूरा नाम क्या है? तो सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है वह अधिकतम निर्वात में होती है। अगला क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है? तो तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ने से क्या बढ़ता है? तो जब ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तब ऊंचाई बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, दो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति f1 और f2 है तो सन्नाद की आवृत्ति कितनी होगी? तो सन्नाद की आवृत्ति f1 - f2 होगी। कंपन की SI इकाई क्या होती है? तो जो हमारा कंपन होता है, कंपन की SI इकाई होती है हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, तरंग का वह भाग जहाँ कण पास पास होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संपीड़न। अगला क्वेश्चन है, कंपन की गति में तरंग नहीं बनती यदि आवृत्ति न हो।
अगला क्वेश्चन है, किसी तरंग के शिखर और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? किसी तरंग के शिखर और गर्त के बीच की दूरी को आयाम कहते हैं। तरंग दैर्घ्य आयाम में क्या अंतर होता है? तो आयाम गति दर्शाता है, तरंग दैर्घ्य क्या दर्शाती है? दूरी को दर्शाती है। आयाम तरंग की गति को दर्शाता है, तरंग दैर्घ्य उसकी दूरी को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, तरंग में कणों की गति किस दिशा में होती है? तो तरंग के अंदर कणों की गति तरंग की दिशा में अनुदैर्ध्य में होती है। निम्न में से कौन सी तरंगों में ऊर्जा नहीं होती? तो सभी तरंगों में क्या होती है? ऊर्जा होती है। कोई भी तरंग ऐसी नहीं है जिसमें ऊर्जा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस रूप में संचरित होती है? तो ध्वनि जो होती है वह ऊर्जा के रूप में संचरित होती है। अगला क्वेश्चन, दो तरंगे जब विपरीत चरण में मिलती है तो क्या होता है? जब विपरीत चरण में तरंगे मिलती है तो रोदन होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तरंग का कंपन काल बढ़ने पर आवृत्ति क्या होती है? घटती है। कंपन काल जैसे ही बढ़ेगा तो आवृत्ति क्या होगी? घटेगी। कंपन काल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कंपन काल का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, अगर आवृत्ति 100 हर्ट्ज है और तरंग का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो तरंग दैर्घ्य लैम्बडा इज इक्वल टू होगी 340 बटे 100, यानी आवृत्ति वेग बटे आवृत्ति, तो कितनी होगी? 0.34 मीटर होगी, 0.34 मीटर होगी। जब कोई ध्वनि स्रोत हमारी ओर गति करता है तो ध्वनि का गुण बढ़ता है। कौन सा गुण बढ़ता है? जब ध्वनि स्रोत हमारी ओर गति करता है तो उसकी आवृत्ति बढ़ती है। डॉपलर प्रभाव का उपयोग किस में किया जाता है? डॉपलर प्रभाव का उपयोग रडार में किया जाता है। निम्न में से कौन सी अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? प्रकाश की जो तरंग होती है वह अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। जब कोई तरंग ठोस से द्रव में जाती है तो उसकी गति क्या होती है? जब कोई तरंग ठोस से द्रव के अंदर जाती है तो उसकी गति घटती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है अधिक से कम घनत्व वाले माध्यम में। जब वस्तु अधिक घनत्व वाले माध्यम से कम घनत्व वाले में जाती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। वे तरंगे जो केवल द्रव्यमान में परिवर्तन करती है वह तरंगे कोई सी नहीं होती है, यानी जो सभी तरंगे क्या करती है? द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं करती। अनुदैर्घ्य तरंगे हो चाहे अनुप्रस्थ तरंगे हो या स्थैतिक तरंगे हो। अगला क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य गुणा आवृत्ति बराबर किसके होता है? तो ये होता है वेग के बराबर होता है। वेग या चाल वेग बराबर किसके होता है? तरंग लैम्बडा n इंटू लैम्बडा के, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य के। अगला क्वेश्चन है, तरंग में ऊर्जा का संचरण किसके द्वारा होता है? तो तरंग के अंदर जो ऊर्जा का संचरण होता है वह तरंग की गति के द्वारा होता है। ध्वनि तरंग ठोस में कैसे चलती है? तो जो ध्वनि तरंगे होती है वह ठोस के अंदर अधिक वेग से चलती है। अगला क्वेश्चन है, तरंग ऊर्जा के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो तरंग में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसे तीव्रता कहते हैं। किसी तरंग में अधिक आयाम क्या दर्शाता है? किसी तरंग के अंदर अधिक आयाम अधिक तीव्रता को दर्शाता है। अनुदैर्घ्य तरंगों में दबाव और विरलता कैसी होती है? तो अलग अलग होती है। अनुदैर्घ्य तरंगों में दबाव और विरलता अलग अलग होती है। सोनार तकनीक में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो सोनार तकनीक के अंदर परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। कंपन काल और आवृत्ति के अंदर क्या संबंध होता है? तो कंपन काल और आवृत्ति दोनों एक दूसरे क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि कंपन काल 0.02 सेकंड हो तो आवृत्ति कितनी होगी? आवृत्ति 20 हर्ट्ज होगी। एक तरंग 0.5 सेकंड में 170 मीटर चलती है तो उसका वेग क्या होगा? तो उसका वेग क्या होगा? तो इसका जो वेग होगा वो होगा 340 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य के होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोबाइल फोन में प्रयुक्त तरंगे कैसी होती है? तो मोबाइल फोन के अंदर कौन सी तरंगे होती है? तो उनके अंदर विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को किस प्रकार की ध्वनि नहीं सुननी चाहिए? तो मनुष्य को पराश्रव्य ध्वनि नहीं सुननी चाहिए। किस ध्वनि की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो चमगादड़ की ध्वनि की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो
वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार।